जंगल राज एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई, लेकिन जंगल राज का मुद्दा 2015 में ख़त्म हो गया था, जब लालू और नीतीश एक साथ लड़े थे चुनाव मिल करके। और तब भी प्रधानमंत्री जी ने और बीजेपी ने जंगल राज का मुद्दा बहुत उठाया था। 2005 में तो जंगल राज को ख़त्म किया था, इसलिए तो मुद्दा उस वक्त था ही। 2010 में जो नीतीश ने काम किया था वो प्लस जंगल राज लौट ना आए वो मुद्दा था, जब 22 सीट पर आरजेडी आ गया था। 2015 में मुद्दा इसलिए ख़त्म हो गया था कि बहुत उठाने के बावजूद भी 178 सीटें महागठबंधन को मिली थी उस समय, और बीजेपी 53 सीट पर आ गई थी। तब भी मोदी जी की छवि, मोदी जी का विकास, मोदी जी का उत्कर्ष, मोदी जी का चरम था लोकप्रियता का, उसमें कोई वो नहीं था। लेकिन वहाँ नीतीश और मोदी की लोकप्रियता टकराई थी एक दूसरे से, उसमें नीतीश भारी पड़े थे उस वक्त। लालू का जनाधार और नीतीश का की लोकप्रियता वो भारी पड़ा था। 2020 में भी अगर जंगल राज का मुद्दा इतना हावी होता तो तेजस्वी टक्कर नहीं दे पाते। 110-112 सीटें महागठबंधन को मिली थी, और रात को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे। 10-12 सीटें जो थी वो इधर से उधर हो गई थी, और तब एनडीए की सरकार बनी थी। तो जंगल राज का मुद्दा तो अगर होता तो 2015-2020 में भी असर करता। थोड़ा बहुत तो स्मृतियों में रहता है, जिस पीढ़ी ने उसको देखा है वो तो। लेकिन जो बड़ी चीज़ है इस पूरे चुनाव में हुई, कोई एक मुद्दा इतना बड़ा मैंडेट नहीं देता है, ये सारा संयुक्त चीज़ें होती हैं। इसमें नेता का विश्वास नेता के प्रति, इसमें संगठन, इसमें चुनाव का प्रबंधन, इसमें बूथ मैनेजमेंट और प्रचार, और सामने वाले की कमजोरी, ये सब मिला करके इतना बड़ा मैंडेट मिलता है। सामने वाली कमजोरी के बारे में बिल्कुल सही कहा राजकिशोर जी ने कि वो बिल्कुल तीर पहले से ही, जब वो वोट अधिकार यात्रा निकल रही थी राहुल गांधी की, और तेजस्वी राहुल गांधी साथ थे, जिस दिन राहुल गांधी से पूछा गया कि आप क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे, उन्होंने उस सवाल को गोलमोल कर दिया। उस वक्त वो भी कह सकते थे, जैसे एनडीए के नेता कहते थे नीतीश जी को बिना घोषित किए, कि हमारे गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव हैं, तो शायद उसका अलग मैसेज जाता। वहीं से एक दरार पड़ी, दोनों के जनाधार के नेताओं के बीच में पड़ी हो ना पड़ी हो, लेकिन जनाधार के बीच में जरूर पड़ती है। कार्यकर्ता और जनाधार के बीच में विश्वास की अगर कमी होती है तो नीचे तक जाती है। उसके बाद क्या हुआ, जब सीटों के बंटवारे की बात आई तो एनडीए में तनातनी रही, लेकिन वो तनातनी सुलझ गई, और उसके बाद एक बार बंटवारा अनाउंस हो गया, घोषित हो गया, तो वो बिल्कुल एकजुट होकर के, सिनर्जी होकर के चुनाव लड़े। ये अफवाहें चलती रही, चर्चाएं कि नीतीश का वोट जेडीयू को नहीं मिलेगा, जेडीयू को नीतीश को, लेकिन सबका एक दूसरे का वोट ट्रांसफर हुआ। इनके यहाँ झगड़ा शुरू हुआ, 10-12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राजेश राम, उनके खिलाफ आरजेडी ने गठबंधन का अपना उम्मीदवार उतार दिया, इस तरह के, और वो आखिर तक सुलझा नहीं विवाद। तो लोगों में भी मैसेज गया कि भाई ये अभी जब आपकी हालत ये है तो आगे क्या होगा। तो इससे तो नीतीश है ठीक है, मोदी ठीक है, कम से कम मोदी और नीतीश मिलकर के कुछ काम तो कर रहे हैं। और फिर जो सबसे बड़ी बात, जो दिक्कत उत्तर प्रदेश में भी आती है अखिलेश यादव के सामने, वही जो राजकिशोर जी ने कहा कि आने दीजिए भैया को देखेंगे, तो आने दीजिए भैया को ये यूपी में भी होता है, देखेंगे। तो वो अपने जनाधार को ये समझ नहीं पाए, और उसका नतीजा ये हुआ कि जो लौट रहा था थोड़ा बहुत इनकी तरफ, वो वापस चला गया। और एक बात जो मैं कहूँगा, वैसे तो हमारे कुछ मित्रों को बिना राहुल गांधी का नाम लिए जो है चैन नहीं पड़ता है, अनुराग तो, कि राहुल गांधी निश्चित रूप से नहीं, निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी है। और अगर अभी जीतता महागठबंधन तो हम लोग राहुल गांधी के कसीदे पढ़ते कि भाई राहुल जी की छवि, राहुल जी की रणनीति। तो अगर हारा है तो उनकी आलोचना भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, कि आप ऑप्टिक्स की बजाय, ऑप्टिक्स देना ठीक है, नेता लोग ऑप्टिक्स देते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, आप तालाब में कूदो, सरोवर में कूदो, तैरो, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ठोस काम भी करने पड़ते हैं। वो ठोस काम क्या है, गठबंधन की एकता, उसकी जिम्मेदारी गारंटी आपकी है। इसके अलावा अपनी पार्टी के अंदर आप इन चुनाव के वक्त प्रभारी बदल देते हैं, टिकटों के बंटवारे में आपकी दिलचस्पी उतनी नहीं होती आप, तो ये बहुत सारी कमियां तो उनकी रहेंगी। अपने प्रदेश अध्यक्ष को आप ब्रांड नहीं कर पाते, जिसको आपने बनाया कि दलित वोट मिले राजेश राम को, उसको जिस तरह ब्रांड करना चाहिए आप नहीं कर पाए। आप ही ने एक संकल्प पत्र जारी किया पिछड़ों का सदाकत आश्रम में, जिसमें 10 जो है पिछड़ों के लिए घोषणाएं की। कहीं अपने भाषण में उनका जिक्र नहीं किया, कहीं आपके कार्यकर्ता उनको लेकर नीचे तक नहीं गए, कहीं महागठबंधन के दूसरे कार्यकर्ता लेकर नहीं गए। तो आप दे क्या रहे थे, खाली 2 मुद्दे, पलायन और बेरोजगारी और वोट चोरी। वोट चोरी का मुद्दा एक तात्कालिक मुद्दा था, मैं पहले भी कहता था। उसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही थी, लड़ी गई, और उसी से जो भी संशोधन हो सकता था हुआ। उसको लेके जो आपने यात्रा निकाली आपने उतने दिन, उसके बजाय अगर बिहार के उन 6 मुद्दों को लेकर के
जो विपक्षी मुद्दे थे, जिसमें बेरोजगारी, पलायन, कानून व्यवस्था खराब, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, नकल, इन मुद्दों पर अगर फोकस करते तो शायद आज इतनी बुरी हार नहीं होती। अगर हार भी होती तो बहुत नज़दीकी कांटे की टक्कर से होती। तो ये सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के महागठबंधन विचार करेगा। ये जरूर है कि हम सब इसका असेसमेंट नहीं कर पाए कि इतनी बड़ी जीत एनडीए की होगी। जो लोग एनडीए को जिता भी रहे थे अपने असेसमेंट में, वो भी इतना बड़ा उम्मीद नहीं कर पा रहे थे। जमीन से आया आदमी 135 सीट नहीं, हम सब देखिए, मैं तो कांटे की टक्कर मान रहा था, और कांटे की टक्कर में मान रहा था महागठबंधन का एज है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि मैं गया नहीं था बिहार, जाता तो शायद मेरी धारणा बदल जाती। लेकिन यहाँ से जो एनालिसिस कर रहे थे हम लोग कि भाई ये वोट वो वोट, लेकिन फिर ये भी लग रहा था एनडीए भी जीत सकता है, और एनडीए अगर जीतेगा तो 125 135 सीटें 140 सीटों के आसपास रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।